नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब तक कांग्रेस को समर्थन देने वाले आदिवासी संगठन जयस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से कांग्रेस विधायकों में ही बेचैनी पैदा हो गई है। दरअसल कांग्रेस से जुड़े आदिवासी जयस के नेता हीरा लाल अलावा विधायक हैं, लेकिन जयस प्रमुख हीरा लाल अलावा ने ऐलान किया है कि आदिवासी बाहुल्य 80 विधानसभा सीटों पर संगठन अपने उम्मीदवार उतारेगा, जिससे कांग्रेस विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। जयस प्रमुख हीरा लाल अलावा ने कहा है कि यदि आदिवासी संगठन जयस के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस के विधायक बेचैन हैं तो ये उनकी परेशानी है। वहीं कांग्रेस में आदिवासी सीटों को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा है कि जयस ने कांग्रेस का चुनाव में साथ दिया, उसको ही दरकिनार कर दिया। कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, मनावर से चुनाव जीत के आए हैं, तो उनके मन में भी स्पष्ट ही है कि कांग्रेस से लड़ेंगे और कांग्रेस का साथ देंगे। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा संगठन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव हो रहा है। देखिए, हर कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में मजबूती से खड़ी है, अन्य दल भी मजबूती से खड़े हैं। अब ये अगर कह रहे हैं कि वो भी मजबूती से खड़े हैं तो वो भी मजबूती से खड़े हैं, तो सब मजबूत हैं। सब मिलके हम लोग जेएस कांग्रेस हम मिलके साथ में लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार आएंगे। उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा अलग कहाँ है? वो भी समाज के लिए लड़ रहे हैं और हम भी समाज के लिए लड़ते हैं। देखिए, वो 80 सीटों पे खड़ा करेंगे, वो कह रहे हैं। आपकी सीट पे भी खड़ा करें, मेरी सीट पे खड़ा करें, 80 सीट पे खड़ा करें, विषय वो नहीं है। विषय है समाज की बात। अगर समाज हितैषी है, समाज के बारे में वो सोच रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस उस समाज के लिए खड़ा है और सदियों से खड़ा है, तो उनको कांग्रेस के साथ में खड़ा रहना चाहिए। तो उनका उत्साह प्रोत्साहन करना चाहिए। अब वो क्यों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जयस के कारण, वो उसका जवाब तो अब वही दे पाएंगे। देखिए, जयस का जो काम जिस आदिवासी क्षेत्र में बढ़ा है, और उस काम को फिर बढ़े हुए काम को कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जिस प्रकार से अपने साथ मिलाकर वादा खिलाफी करने का काम किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा था कि जयस और कांग्रेस एक हो गए थे, परंतु कांग्रेस ने जयस के साथ वादा खिलाफी करी। कांग्रेस ने जिस प्रकार के समाज के सभी वर्गों के साथ वचन भंग करने का काम किया, किसान हो, युवा हो, महिला हो, उसी प्रकार से उन्होंने जयस के साथ भी बैठने के बाद में दोगलई करने का काम किया। इसलिए आज स्वाभाविक तौर पर जयस कांग्रेस से नाराज है। और तो जयस के ऐलान से कांग्रेस में टेंशन है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, अगर आप किसी को अपना हिस्सा बताएं और वहीं अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे, जाहिर सी बात है चिंता होगी ही। बिल्कुल। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में जयस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एक सीट पर यदि हम कहें तो हीरा लाल अलावा ने अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अपेक्षाएं ज़्यादा हैं और यही वजह है कि जयस अब 80 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी संगठन जयस ने उन इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है जहां पर कांग्रेस के आदिवासी विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ऐसे में यदि जयस अपने बूते पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस के विधायकों में इस बात को लेकर टेंशन अभी से बढ़ गई है कि क्या जयस अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो आदिवासी कांग्रेस विधायक हैं उनके क्षेत्र में भी जयस का खासा प्रभाव है। तो अभी स्थिति साफ नहीं है कि जयस कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये जरूर तय है कि इस बार आदिवासी सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस सियासी दलों का है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात के लिए हो जाएगी कि 2018 में जिन आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, क्या वहां पर अब जयस जैसे संगठन कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, और यही एक चिंता कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। तो क्या समीकरण बनते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, किस तरीके का गठबंधन बनता है, क्या जयस अपने बूते पर चुनाव लड़ेगा या किसी और दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, ये सब देखना होगा। कांग्रेस की चिंताएं इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि जब 2018 में जयस आपके साथ था तो आपको अनुकूल परिणाम मिले थे, आपकी जीत हुई थी।
बिल्कुल, देखिए आदिवासी सीटों में की यदि हम बात करें तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज मिली थी, लेकिन अब जो जयस है वो लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि वो न सिर्फ 47 आदिवासी सीटें बल्कि जिन सीटों पर आदिवासी वोटरों की पकड़ अच्छी है ऐसी 80 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर विधानसभा के चुनाव में आदिवासी विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण बनते हैं, जयस का फायदा किस राजनीतिक दल को होता है या किसको नुकसान होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जयस के इस ऐलान के बाद किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद अनुराग, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। एमपी में विकास पर्व के दौरान सीएम के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि साल 2018 में बीजेपी की तरफ से यात्राएं निकाली गई थी, जिसका नतीजा सबको पता है। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आखिर कांग्रेस 2018 की लकीर कब तक पीटेगी, कांग्रेस अपनी सरकार भी नहीं बचा पाई। बीजेपी विकास पर्व के दौरान विकास कार्यों को जनता को दिखाने का काम करेगी। ये 2018 में क्या विकास यात्रा शिवराज चौहान ने नहीं निकाली थी? चुनाव के समय 6 महीने घूमे थे प्रदेश में, विकास विकास विकास। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझ गई थी कि ये शिवराज चौहान भाषण वीर नेता है, जमीनी हकीकत से एक दूर 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व हम मना रहे हैं और इस विकास पर्व के तहत जो हमने उन क्षेत्र में विकास किए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। वो विकास जनता को बताएंगे, वो विकास तीर्थ पे जनता को हम भ्रमण करवाएंगे। पार्टी ने विधानसभा में विधायक भाजपा का उस क्षेत्र में न होते हुए भी वहां का विकास किया है, यह बात भी हम बताने का काम करेंगे। इन विधानसभाओं को हमने आकांक्षी विधानसभा नाम दिया है। अवश्य रूप से इस बार हम उन विधानसभाओं को फोकस किए हैं, वहां हम जीतेंगे। तो विकास पर्व को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आई है। और कांग्रेस का कहना है कि 2018 में भी बीजेपी ने यात्राएं की थी, बहुत यात्राएं की थी, लेकिन नतीजा सबको पता है क्या हुआ। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस 2018 की लकीर कब तक पीटेगी, कांग्रेस अपनी सरकार भी नहीं बचा पाई। बीजेपी विकास पर्व के माध्यम से विकास कार्यों को जनता को दिखाने का काम करेगी। बीजेपी की सरकार में जो जो विकास कार्य हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान, इस आयोजन के दौरान विकास पर्व जिसका नाम है, विकास पर्व के दौरान सीएम के दौरे को लेकर सियासत तेज है। तो चलिए इसी बात एक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, जीत के लिए आप तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीत ना मिले तो उन प्रयासों पर विरोधी निशाना भी साधते हैं, तंज भी कसते हैं। वैसा ही कांग्रेस कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो है वो जनता के बीच जाने का काम करती है। हालांकि चुनाव का साल है, ऐसे में अब जो दौरे हैं वो काफ़ी तेज हो गए हैं। न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि संगठन के स्तर पर भी लगातार जो नेता हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने सरकार के जो विकास कार्य हैं वो गिनाने में जुटे हुए। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से अब 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाना। इस पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद 26 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और विकास की सौगात जो उनको देने का काम करेंगे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहा है कि 2018 में भी विकास यात्राएं निकाली गई थी, क्या उन विकास यात्राओं का हश्र हुआ? सबने ये देखा। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान जो है वो परेशान है, युवा परेशान है, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस सब को लेकर बीजेपी क्यों बात नहीं करती है, क्यों ये विकास यात्राओं की जरूरत पड़ती है? अगर आपने वास्तव में विकास किया है तो जनता आपको वोट जरूर देगी। लेकिन अगर बात बीजेपी की तरफ से करते हैं तो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि भले ही जिन इलाकों में कांग्रेस के विधायक हों, बीजेपी विधायक न, उन इलाकों में भी कांग्रेस जो सत्ता दल है उसके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं।
तो लेकिन केवल जनता की सुध लेने का काम सरकार करती है। कांग्रेस के लोग तो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। चुनाव के ठीक पहले लगातार अब कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अलग अलग अभियानों के जरिए जनता तक पहुंचने का काम किया जा रहा है और सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार जुबानी जंग भी जारी है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह कल रायपुर आएंगे। वे यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिशन छत्तीसगढ़ पर मंथन करेंगे। इसके पहले 5 जुलाई को अमित शाह रायपुर के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की थी और विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ टास्क भी दिए थे। कल रायपुर में अमित शाह बीजेपी के नेताओं को दिए गए टास्क की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही विधायकों की सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा भी होगी। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर अमित शाह पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां भी दे सकते हैं। तो अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर कल रायपुर पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से लाइव। युगल, एक बार फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि इस बार कुछ जिम्मेदारियां भी छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को मिल सकती है चुनाव के लिहाज से। जी देखिए सुमित, अगर हम 1 महीने के भीतर अगर बात करें तो ये तीसरा दौरा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो लगातार कर रही है। और इससे पहले जब अमित शाह आए थे तो कई बड़े लगभग 5 जो बड़े बीजेपी नेताएं हैं उनसे वन टू वन हुई थी, बातचीत हुआ था और उसके बाद सभी को टास्क दिया गया था। पूरा बूथ लेवल से लेकर के आला जो बीजेपी के नेताओं हैं सभी को एक साथ रख करके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है और राज्य सरकार को घेरने के लिए केंद्र सरकार की जो महती योजना है उसे आम जनता तक, जन जन तक ले जाने की जो बीजेपी की मुहिम है वो पूरी तरह से की जा रही है। अब जो अमित शाह आएंगे तो जो आला नेता हैं बीजेपी के उनसे बातचीत होगी, 1 to 1 होगा। साथ ही साथ वो फीडबैक भी लेंगे कि पिछले समय जो उनको टास्क दिया गया था उसे किस हद तक पूरा किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 के चुनाव को बीजेपी किसी भी तरह से हल्के में लेना नहीं चाहती है और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व बार बार यहाँ पर दौरा कर रहा है। और एक लिहाज से अगर हम कहें सुमित की छत्तीसगढ़ की कमान जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये इंगित करता है, ये इशारा कर रहा है कि बार बार अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और जनता तक किन मुद्दों को लेकर के जाना है ये तय किया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार सभाएं हो रही है केंद्रीय नेताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, महती सभा थी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व खासा एक्टिव है। बहुत शुक्रिया युगल जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो कल तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद मरकाम के नाराज होने की खबरें भी सामने आ रही थी। तो वहीं 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बदलाव देखने को मिला। अब मोहन मरकाम को बघेल कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी चल रही है। तो मोहन मरकाम से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना देते हैं आपको। मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। हालांकि कल जो है उन्होंने अपने आप को एक तरह से कहें कि ये बातें आ रही थी कि बंगले में बंद कर लिया है, नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ कल जो है वो शपथ लेंगे और आज चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं। कल हालांकि समर्थक जो है वो निराश लौटे थे। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। अब आप बता दीजिए कि हमने तो चला दिया है कि शिक्षा मंत्री बन रहे हैं आप। देखिए, अभी तक विधिवत कोई जानकारी नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से ही मुझे कल शपथ ग्रहण की बात हो रही है, मगर जो भी आगे दायित्व दिया जाएगा मैं उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता, जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और मैं संगठन को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया था। सत्ता और संगठन के
तालमेल के साथ हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम हर चुनाव लड़े थे। 5 उपचुनाव जीतने में सफल हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव जिनमें जीते थे और 19.5 लाख मेंबरशिप भी बनाए थे। तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई। आगे जो भी जिम्मेदारी होगा उस जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर देखिए, पीसीसी की जो जिम्मेदारी ली गई उसके बाद ये तो जरूर बात आई है कि चूंकि आपको मंत्री बनाया जा रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कि रूठे को मनाने की कोशिश के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे बात न की जा रही हो और आप इतने मासूम हो कि नहीं बस आपको मंत्री बना देंगे और आप इस बात पे बात ही न करें कि डिपार्टमेंट आपको क्या देगा। नहीं, देखिए रूठे वाली कहाँ बात है। मेरा कार्यकाल 1 साल पहले ही पूरा हो गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और 3 साल मैंने अच्छे ढंग से निभाया। जो बीच में लगातार बहुत से कार्यक्रम हुए जिसके कारण 1 साल मुझे आगे बढ़ा दिया गया, 4 साल मैंने कार्यकाल पूरा किया। तो इसमें हटाने का सवाल है। जब मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हो तो नया अध्यक्ष बनना ही था, तो हाईकमान ने नए अध्यक्ष बना दिया और नए अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साथ हम जमीनी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और मिशन 2023 और मिशन 2024 को पूरा करने का प्रयास करेंगे। रही बात नई जिम्मेदारी के साथ, नई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं भी उसी ढंग से, जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में था, नई भूमिका में भी उसी ढंग से काम करके जनता के हित में और छत्तीसगढ़ के हित में काम करूंगा। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।